नमस्कार स्टूडेंट्स। एमटी बीएड कॉलेज के सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पहले की क्लास में जब हमने बात की थी वार्षिक योजना की, तो वार्षिक योजना करते टाइम हमने ये बात की थी कि सामाजिक विज्ञान में इतिहास, एसएसटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ऐसे सभी सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान में इकाई योजना, यूनिट प्लान। सबसे पहले जब हमने बात की थी वार्षिक योजना की, वार्षिक योजना पहले बनती है और वार्षिक योजना के बाद इकाई योजना बनाई जाती है। इकाई पाठ योजना, वार्षिक योजना निर्माण के उपरांत जब वार्षिक योजना बन जाती है तो अध्यापक को संपूर्ण पाठ या अध्याय से संबंधित इकाई योजना का निर्माण करना होता है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ये बात की थी कि 3 तरह की योजनाएं होती हैं: वार्षिक योजना, इकाई पाठ योजना और दैनिक पाठ योजना। सबसे पहले जब सेशन शुरू होता है तो अध्यापक वार्षिक योजना बनाता है। वार्षिक योजना बन जाने के बाद इकाई पाठ योजना बनती है। इकाई पाठ योजना में क्या होता है कि संपूर्ण पाठ या अध्याय से संबंधित एक इकाई बना ली जाती है और उस इकाई की योजना बनाई जाती है और उसी को ही इकाई योजना के नाम से जाना जाता है। अब क्या होता है कि जब टीचर इकाई योजना बनाता है, इकाई योजना बनाने के बाद दैनिक पाठ योजना का निर्माण उसको करना पड़ता है। इस प्रकार की पाठ योजना बनाने से शिक्षक को शैक्षिक कार्य एवं संबंधित अधिगम सामग्री का पूर्व में ही ज्ञान हो जाता है। इकाई योजना बनाने से शिक्षक विषय वस्तु को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित करके शिक्षण कार्य करने में सक्षम हो जाता है। अब देखिए कि योजना की जब बात आती है, चाहे वार्षिक योजना है, चाहे इकाई पाठ योजना है और चाहे दैनिक पाठ योजना है, हर कार्य अगर योजना से होता है तो उस कार्य को सफलता तक हम आसानी से ले जा सकते हैं। और जिस कार्य में योजना नहीं होती, जो कार्य हम करने से पहले योजना नहीं बनाते, उस कार्य के पूरे होने में कहीं ना कहीं संदेह बना रहता है। और अगर टीचर शिक्षण करवाने से पहले योजना बनाकर जाता है कि मैंने कौन सी कक्षा में क्या पढ़ाना है, तो निश्चित रूप से वो उद्देश्यों को अचीव आसानी से कर सकता है, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बच्चों में कर सकता है। तो उसी तरह ये योजना बनाई जाती है, पाठ की योजना बनाई जाती है। शिक्षक अपने शिक्षण को उत्तम बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए वो कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करता है। और सेशन के शुरू में वो वार्षिक योजना बनाता है। वार्षिक योजना बनाने से पहले बनाने के बाद इकाई योजना बनती है और इकाई योजना बनने के बाद दैनिक पाठ योजना बनती है। और जब ये योजना बन जाती है तो टीचर को पता चल जाता है, पूर्व में ही ज्ञान हो जाता है कि कौन सा शैक्षिक कार्य मैंने कौन सी क्लास में करवाना है, कितना करवाना है और उसमें मेरे को कौन सी अधिगम सामग्री चाहिए, कौन सी सहायक सामग्री चाहिए, इसका वो पहले से ही ज्ञान प्राप्त कर लेता है और कहीं भी कोई दिक्कत उसको नहीं होती। और क्रमबद्ध तरीके से ये विषय वस्तु चलती रहती है और शिक्षण कार्य भी बहुत अच्छे तरीके से चलता रहता है। इकाई योजना संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का स्पष्ट चित्रण है। इकाई योजना क्या है? संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का एक स्पष्ट चित्रण होता है। पाठ्यक्रम का विषय समान उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजनाबद्ध कार्य करने की दृष्टि से कुछ इकाइयों में विभाजित कर लिया जाता है। क्या होता है कि पूरे पाठ्यक्रम को कुछ इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। एक ही आधार पर आधारित जो पाठ होते हैं, उन पाठों को हम एक इकाई मानकर चलते हैं। इकाई योजनाबद्ध तरीके से हम इकाइयों में विभाजित कर देते हैं और फिर उन पाठों को इकाई मान लेते हैं और इकाई मानकर उनके विभिन्न पाठ्यांश बना लिए जाते हैं और ये जो पाठ्यांश होते हैं वो दैनिक पाठ योजना हो जाती है। अब जैसे क्या है कि एक आधार पर आधारित
एक आधार पर आधारित, कि जैसे हमारा फर्स्ट यूनिट है, सेकंड यूनिट है, थर्ड यूनिट है, फोर्थ यूनिट है, फिफ्थ यूनिट है। अब एक ही आधार पर आधारित एक ही नेचर उसकी होती है। जैसे हम बात करते हैं कि प्राचीन सभ्यताओं की बात करते हैं। प्राचीन सभ्यताओं में सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये सारी जो सभ्यताएं आ जाती हैं, तो ये क्या है, एक ही आधार पर आधारित पाठ है। तो इनको, इन सारी सभ्यताओं को हम एक इकाई मान लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं समाज सुधारक। अब समाज सुधारक में समाज सुधारक को हम क्या कर देते हैं कि भारत के समाज सुधारक, इसको हम एक इकाई मान लेते हैं। उसमें पाठ्यांश क्या होते हैं, राजा मोहन राय, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सारे जो है ये पाठ्यांश हो जाते हैं। और इनको हम इकाई इकाई क्या मान लेते हैं, इकाई क्या है, भारत के विभिन्न समाज सुधारक, और उनके अलग अलग, जैसे एक एक हमने सुधारक का नाम लिया और ये पाठ्यांश बन जाते हैं, और इनको हम एक इकाई मानकर चलते हैं। और ये इकाई एक सप्ताह, 10 दिन या 12 दिन तक चलती है। इस एक इकाई में पाठ्यांशों पर हम एक सप्ताह तक बालकों को कार्य करवा सकते हैं। इसी योजना को ही इकाई योजना कहते हैं। तो इकाई योजना क्या होती है कि वार्षिक योजना बनती है, वार्षिक योजना के आधार पर फिर इकाई योजना बनती है, और इकाई योजना के आधार पर फिर क्या बनता है, पाठ योजना, दैनिक पाठ योजना बनती है। तो इकाई योजना पर एक ही आधार पर आधारित पाठों को इकट्ठा कर लिया जाता है, और उन पाठों को एक इकाई मानकर उनके कई पाठ्यांश बना लिए जाते हैं, सब टॉपिक्स बना लिए जाते हैं, और उन्हीं टॉपिक्स को हम एक सप्ताह, 10 दिन और 12 दिन तक उस पे कार्य करते हैं, और इसी योजना को ही इकाई योजना माना जाता है। अब देखो कि इकाई की हम परिभाषाएं करते हैं कि विभिन्न विभिन्न विद्वानों ने इकाई के बारे में क्या क्या कहा है। ईबी वेस्ले, ईबी वेस्ले क्या कहते हैं, इकाई सूचना तथा अनुभव के उस संगठन को कहते हैं जो सीखने वाले के लिए महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न करने में सहायक हो। क्या कहते हैं कि इकाई क्या है, सूचना एवं अनुभव के उस संगठन को कहते हैं। क्या है इकाई, क्या है, अब देखो कि इकाई को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। यूनिट क्या है, एक सूचना है, एक इंफॉर्मेशन है, और अनुभव है, एक्सपीरियंसेस है, सूचनाओं के और एक्सपीरियंसेस की एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखो कि जब हम इकाई की बात करते हैं, 10 दिन की इकाई है। 10 दिन में हम, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि समाज सुधारक है ना, विभिन्न समाज सुधारक, विभिन्न समाज सुधारक में हम पहले राजा राम मोहन राय के बारे में बात करेंगे। अब ये क्या है, पाठ्यांश है, ये सब टॉपिक है। राजा राम मोहन राय है, फिर हम दूसरे पाठ्यांश में स्वामी विवेकानंद कर लेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती कर लेंगे, विवेकानंद जी कर लेंगे। तो ये क्या है, ये पाठ्यांश है। तो ये क्या है, सूचनाओं की एक इकाई होती है, सूचनाओं की इकाई होती है, अनुभवों का एक संगठन होता है जो सीखने वाले के लिए महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न करने में सहायक है। अब देखो कि अब सीखने वालों को अब टुकड़ों में ज्ञान तो दिया जा रहा है, पर ज्ञान की एक इकाई हो गई कि अब बच्चे को हम बता रहे हैं, समाज सुधारकों के बारे में बता रहे हैं, और एक एक करके सभी समाज सुधारकों की बात हम बच्चों को बता रहे हैं, और इकाई में उसको हम बांधकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या है, सीखने के एक महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। सूचना और अनुभव का संगठन बच्चे को दिया जाता है। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं एनसीईआरटी, वो क्या कहते हैं, इकाई एक निर्देशात्मक युक्ति है जो छात्रों को ज्ञान के रूप में प्रदान की जाती है, छात्रों को एक ज्ञान प्रदान करने में सहायक होती है, कि एक निर्देशात्मक है, निर्देश देने की युक्ति है, और छात्रों को जिसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जिसके माध्यम से छात्र ज्ञान को प्राप्त करते हैं। थर्ड है भट्टाचार्य एवं दर्जी के अनुसार, दर्जी क्या कहते हैं, इकाई चयनित विषय वस्तु की एक रूपरेखा है। इकाई क्या है
कि जो विषय वस्तु को हम चयनित करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, उसकी एक रूपरेखा है, जिसे पृथक इसलिए किया है क्योंकि उसका संबंध बालक की आवश्यकताओं एवं अभिरुचियों से होता है। अब देखो कि क्या कहा गया है, इकाई कुछ चयनित विषय वस्तु की एक रूपरेखा है। अब इसको हमने पाठ्यांशों में बांध लिया, इसको पृथक कर लिया, इसलिए पृथक कर लिया क्योंकि इसका संबंध बालक की आवश्यकताओं और अभिरुचियों से होता है कि हमने बच्चे को ज्ञान देना है और इस ज्ञान से बच्चे को हमने ज्यादा से ज्यादा अधिगम देना है। तो इसलिए इसको पृथक पाठ्यांशों में हमने बांट लिया, और पाठ्यांशों में हमने इसलिए बांट लिया क्योंकि इसका संबंध बालक की आवश्यकताओं और अभिरुचियों से होता है। फिर है शिक्षा शब्दकोश के अनुसार, इकाई एक केंद्रीय विचार समस्या या प्रयोजन पर केंद्रित विभिन्न क्रियाशील अनुभवों एवं ज्ञानार्जन के प्रकारों का ऐसा संगठन है। क्या कहा गया है कि इकाई एक केंद्रीय विचार समस्या या प्रयोजन। अब देखो कि एक केंद्रीय विचार, एक विचार नहीं है, कई विचार है, समस्या है, प्रयोजन है, प्रयोजन मीन्स एक उद्देश्य पर केंद्रित विभिन्न क्रियाशील अनुभव एवं ज्ञान अर्जन के प्रकारों का एक ऐसा संगठन है। अब देखो कि जब हम इकाई की बात करते हैं तो इकाई क्या है, एक संगठन है, किसका, एक केंद्रीय विचार समस्या प्रयोजन पर केंद्रित। अब देखो कि एक विचार समस्या और प्रयोजन पर केंद्रित विभिन्न क्रियाशील अनुभवों एवं ज्ञान अर्जन के प्रकारों का एक ऐसा संगठन है जिसका विकास शिक्षक के नेतृत्व में विद्यार्थियों द्वारा समूह सहकारिता के आधार पर होता है। अब देखो कि एक ऐसा संगठन है और इस संगठन का विकास किसके नेतृत्व में होता है, शिक्षक के नेतृत्व में होता है और विद्यार्थियों द्वारा समूह सहकारिता के आधार पर होता है। विद्यार्थियों द्वारा समूह सहकारिता, कॉपरेशन से, एक दूसरे से के मेल जोल से, इंटरेक्शन से, स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन से, स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन से समूह सहकारिता के आधार पर होता है, तथा जिसमें नियोजन, योजना का क्रियान्वयन एवं परिणामों का मूल्यांकन निहित होता है। जिसमें नियोजन है, योजना का पहले नियोजन होता है। अब देखो कि इकाई में क्या है कि पहले हमने क्या करना है, उसका नियोजन करना है, प्लानिंग करनी है, फिर उसकी जो योजना हमने बनाई है उस योजना पर क्रियान्वयन करना है, और क्रियान्वयन के बाद परिणामों का मूल्यांकन भी होता है कि हमने जो योजना बनाई थी उस योजना पे हम चले, और चलने के बाद हम मूल्यांकन करेंगे कि हम इस योजना को बच्चों तक पहुंचाने में कितने सफल रहे, और हम जो बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन करने की बात हमने सोची थी तो क्या हम उस परिवर्तन करने में सक्षम हुए या नहीं। तो इसमें ये तीनों चीजें, नियोजन है, योजना का क्रियान्वयन है और परिणामों का मूल्यांकन इसमें होता है। उपयुक्त विवरण से ये स्पष्ट होता है कि इकाई योजना शिक्षण की वह विधि है जिसके द्वारा विषय वस्तु, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण युक्तियों को इस प्रकार संगठित किया जाता है ताकि सीखने की परिस्थितियां बन सकें। अब देखो कि हमने डेफिनेशंस करी हैं, परिभाषाएं करी हैं, और उन परिभाषाओं से क्या स्पष्ट होता है कि इकाई योजना क्या है, शिक्षण की एक विधि है। क्या है, एक विधि है, एक ऐसा मेथड है, उस मेथड के द्वारा विषय वस्तु, शिक्षण विधियां और शिक्षण युक्तियों को इस प्रकार संगठित किया जाता है। देखो कि ये एक ऐसी विधि है, इस विधि के माध्यम से
जो विषय वस्तु है, जो सब्जेक्ट मैटर है, और जो सब्जेक्ट मैटर को हमने जिन शिक्षण विधियों से बच्चों तक पहुंचाना है और जिन शिक्षण युक्तियों से पहुंचाना है, युक्तियां क्या होती हैं, स्ट्रेटेजीज होती हैं कि किस माध्यम से हमने पहुंचाना है, इन सारी चीजों को इस प्रकार संगठित किया जाता है, इस प्रकार इकट्ठा किया जाता है ताकि सीखने की परिस्थितियां बन जाए। तो ये सारी चीजें क्या है, एक नियोजन है। ये एक ऐसा नियोजन है कि हम जो भी कार्य करना है, हमने उस कार्य को करने से पहले हम योजना बना लेते हैं। कि योजना कैसे बना लेते हैं, कि हमने उस कार्य को कैसे करना है। तो शिक्षण की जब हम बात करते हैं, हम जो भी पाठ्य वस्तु बच्चे को देनी है और देने से पहले हम नियोजन करेंगे, हम योजना बनाएंगे कि कौन सी विषय वस्तु किस विधि से देनी है, कौन सी युक्ति से बच्चे को देनी है। इन सारी चीजों को इस प्रकार संगठित किया जाता है ताकि सीखने की परिस्थितियां बन जाए। अब देखो कि कोई भी कार्य की जब हम योजना बना लेते हैं, तो योजना बनाते टाइम हम इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं कि हम कौन सी क्लास को कौन सा पाठ पढ़ाने जा रहे हैं और उस पाठ को किस विधि से हम पढ़ाएं, बच्चे अच्छी तरह लर्न कर पाए। और अगर वो विषय वस्तु टफ है तो उसको कौन सी विधि से पढ़ाएं कि विषय वस्तु आसान बन जाए, बच्चे सभी अधिगम बहुत आसानी से कर सके। और कौन सी स्ट्रेटेजी का यूज करें, कौन सी स्ट्रेटेजी को अपनाएं ताकि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा लर्निंग हो पाए। तो ये अगर हम नियोजन कर लेते हैं तो हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन बहुत अच्छी तरह चलती है, कॉन्फिडेंस भी टीचर का बनता है और बच्चे भी सेटिस्फाई रहते हैं। और जब हम नियोजन करके नहीं जाते, जब हम पाठ की योजना बनाकर नहीं जाते, तो कहीं भी ना तो हमें विषय वस्तु का पता होता है, ना हमें शिक्षण विधि का पता होता है, ना हमें शिक्षण युक्तियों का पता होता है। तो हम अपने उद्देश्यों को अचीव नहीं कर सकते। और यहाँ पर ना तो स्टूडेंट सेटिस्फाई रहते हैं, और जब एक टीचर सब्जेक्ट मैटर बच्चे को अच्छे तरीके से क्लास में नहीं दे पाता, तो वो मेरे हिसाब से वो अध्यापक भी कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाता। तो हमने क्या करना है, योजना बनानी है। जब भी हम कक्षा में जाएंगे, कक्षा में जाने से पहले हमने योजना बनानी है कि हमने कौन से कार्य को किस प्रकार करना है, कौन सी विधि से करना है, कौन सी युक्तियों का प्रयोग करना है ताकि सीखने की परिस्थितियां बन जाए। तो ये थी इकाई योजना क्या होती है, इकाई योजना की डेफिनेशंस हमने करी। और अब हम बात करते हैं कि इकाई योजना के उद्देश्य क्या है, एम्स ऑफ यूनिट प्लान। हम इकाई योजना बनाते हैं तो क्या उद्देश्य है, कौन से ऐसे एम्स हैं जिसके कारण हम इकाई योजना को बनाते हैं। पहला एम क्या है, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं एवं अभिरुचियों के अनुसार पाठ्य वस्तु को संगठित करना। अब देखो कि हमने यूनिट प्लान बनाई। यूनिट प्लान बनाने का क्या उद्देश्य है कि विद्यार्थी, जिन विद्यार्थियों को हम पढ़ाने जा रहे हैं, उनकी आवश्यकताएं क्या है, उनकी रुचियां क्या है, उन रुचियों के हिसाब से हमने पाठ्य वस्तु को संगठित करना है, हमने इकट्ठा करना है। तो इसीलिए प्लान किया जाता है, प्री प्लान किया जाता है। तो इकाई योजना का पहला उद्देश्य क्या माना गया है कि विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, उनकी अभिरुचियों के अनुसार पाठ्य वस्तु को हमने इकट्ठा करना है और उसको इकाई में बांधना है। और इकाई में अगर हमने संगठित करना है तो डेफिनेटली हमें प्री प्लान करना ही पड़ेगा। सेकंड, इसका उद्देश्य क्या है, विषय वस्तु को व्यवहारिक एवं जीवन उपयोगी बनाना। अब देखो कि इकाई योजना का दूसरा उद्देश्य क्या है कि जो भी विषय वस्तु है, विषय वस्तु को हमने व्यवहारिकता पर लेके आना है और जीवन के लिए उपयोगी बनाना है। हमने बच्चे को सिर्फ सिद्धांतिक ज्ञान ही नहीं देना है, हमने बच्चे को
व्यवहारिक ज्ञान भी देना है और ऐसा ज्ञान देना है जो उसके जीवन के लिए उपयोगी हो। तो इसके लिए हमें योजना बनानी ही पड़ेगी। किसी एक समस्या, विचार, प्रयोजन आदि पर केंद्रित पाठ्य वस्तु को विभिन्न घटकों में विभाजित करना। अब की जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी एक समस्या, एक विचार, एक प्रयोजन आदि पर केंद्रित पाठ्य वस्तु को हमने विभिन्न घटकों में विभाजित करना है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम समाज सुधारकों की बात करते हैं। हमने इकाई का नाम दे दिया कि समाज सुधारक, और उसमें हमने 3-4 समाज सुधारक, 4-5 समाज सुधारकों को ले लिया। तो क्या है, यहाँ एक ही विचार है, एक ही समस्या है, एक ही प्रयोजन है। उन सारी एक समस्या, एक विचार, एक प्रयोजन पर केंद्रित विषय वस्तु को हमने क्या किया, अलग अलग घटकों में उनको विभाजित किया, और इससे एक ही आधार पर आधारित विषय वस्तु है, और उस विषय वस्तु को पाठ्यांशों में बांटने के लिए इकाई योजना को बनाया जाता है। फिर 4th पॉइंट है छात्रों को ज्ञान अर्जन के अवसर देना। अब देखो कि यूनिट प्लान हम बना रहे हैं, तो यूनिट प्लान बनाने का उद्देश्य क्या है कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा हमने ज्ञान देना है, ज्ञान का अर्जन करवाना है, और ज्ञान हमने इकाई में देना है। इकाई में देना है, कोई प्रयोजन है, कोई एक समस्या है, एक इकाई है, और उस इकाई का हमने विभिन्न पाठ्यांशों के माध्यम से हमने बच्चे को ज्ञान देना है। एक यूनिट के हिसाब से हमने बच्चे को ज्ञान देना है। अब है पाठ्य वस्तु के इकाइयों के आधार पर उद्देश्य, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, गृह कार्य तथा मूल्यांकन अवधि निर्धारित करना। अब देखिए कि नेक्स्ट उद्देश्य क्या है कि पाठ्य वस्तुओं की इकाइयों के आधार पर उद्देश्य है। अब देखो कि समाज सुधारक है, हम प्राचीन सभ्यताओं की बात करते हैं, तो प्राचीन सभ्यताओं में अब इसके उद्देश्य क्या है, कौन सी शिक्षण विधियां हम इस पे यूज करेंगे, सहायक सामग्री कौन सी यूज कर सकते हैं, गृह कार्य कौन सा देंगे, मूल्यांकन अवधि कौन सी है, विधि कौन सी है, इन सारी चीजों को हमने निर्धारित करना है। अब देखो कि एक ही आधार पर आधारित अगर विषय वस्तु होगी तो फिर उसका उद्देश्य भी वही होगा, एक ही होगा, शिक्षण विधि भी वही होगी, सहायक सामग्री भी सेम ही यूज होगी, गृह कार्य भी ऐसे होगी, मूल्यांकन विधि अवधि भी वही होगी। तो एक ही आधार पर आधारित विषय वस्तु को हमने इकट्ठा करना है, और हमने उद्देश्य निर्धारित करने हैं। समाज सुधारक की हम बात कर रहे हैं, तो समाज सुधारकों की बात कर रहे हैं, तो समाज सुधारकों को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, समाज सुधार आंदोलन पढ़ाने का उद्देश्य क्या है कि बच्चों के अंदर भी हमने वैल्यूज पैदा करनी है कि समाज की बुराइयों को दूर हमने कैसे करना है, कौन सी शिक्षण विधि को यूज करना है, सहायक सामग्री हमने कौन सी यूज करनी है, गृह कार्य कौन सा करना है, मूल्यांकन अवधि निर्धारित करनी है। ये सारी चीजों का निर्धारण करने के लिए हमें यूनिट प्लान बनानी पड़ती है। फिर है इकाई की समाप्ति पर प्रत्येक इकाई हेतु निर्धारित विद्यार्थियों की संप्राप्ति का मूल्यांकन करना। अब वो क्या उद्देश्य है कि इकाई जब समाप्त हो जाती है और उस समाप्ति के बाद प्रत्येक इकाई के लिए हेतु निर्धारित विद्यार्थियों की संप्राप्ति का मूल्यांकन करना, कि विद्यार्थियों को जो हमने उद्देश्य निर्धारित किए थे उस निर्धारित उद्देश्यों की संप्राप्ति का हमने मूल्यांकन करना है कि बच्चों को उन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं हुई। दैनिक पाठ योजना को सुनियोजित आधार प्रदान करना, कि अब देखो कि ये क्या है, इकाई योजना क्या है, दैनिक पाठ योजना का एक आधार है। दैनिक पाठ योजना बनाई किसके आधार पर बनाई जाएगी, यूनिट प्लान के आधार पर बनाई जाएगी। जिस तरह वार्षिक योजना का आधार इकाई योजना है, और इकाई योजना फिर
इकाई योजना किसका आधार बनेगी? दैनिक पाठ योजना का आधार बनती है। तो दैनिक पाठ योजना को अच्छे ढंग से बनाने के लिए भी हमें यूनिट प्लान की जरूरत होती है। यूनिट प्लान बनाने का उद्देश्य ये होता है, क्योंकि यूनिट प्लान में हम एक ही आधार पर आधारित पाठ लेते हैं, विषय वस्तु लेते हैं, और जो पाठ्यांश होते हैं, जो सब टॉपिक्स होते हैं, उनमें हम एक एक टॉपिक को लेकर दैनिक पाठ योजना को बनाते हैं। अब देखिए कि दैनिक पाठ योजना जब हम इकाई योजना जब हम बनाते हैं, तो बनाने के समय हमें कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा। कई ऐसी चीजें होती हैं, कई ऐसी बातें होती हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। पहली कौन सी बात को ध्यान में रखना है? इकाई एक निर्दिष्ट विचार अथवा समस्या के प्रयोजन पर केंद्रित होनी चाहिए। अब देखो कि कौन सी बात का हमने महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि इकाई को जब हम बना रहे हैं, तो यहाँ क्या होना चाहिए? एक ही आधार पर आधारित विषय वस्तु होनी चाहिए। एक ही समस्या, एक ही प्रयोजन और एक ही विचार पर केंद्रित होना चाहिए। ऐसे ही ना हो कि एक पाठ तो हम कहाँ से ले रहे हैं, एक पाठ को कहाँ से उठा रहे हैं, एक पाठ को हम कहाँ से उठा रहे हैं। तो ऐसे जो पाठ होते हैं, उनको हम इकाई में नहीं बांध सकते। तो क्या होना चाहिए? एक ही आधार पर आधारित विषय वस्तु होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी एक उदाहरण दिया था कि हमने विभिन्न समाज सुधारकों की हमने बात करनी है। समाज सुधारकों की हमने बात की, तो सभी समाज सुधारक उसमें आएंगे। तो ये है एक ही आधार पर आधारित विषय वस्तु। अब अगर हम इकाई बनाते हैं, एक में समाज सुधारक ले लेते हैं, एक में हम फ्रीडम फाइटर ले लेते हैं, या कुछ और ऐसे ही एक पाठ्यांश हम सभ्यता का ले लेते हैं, एक कुछ और ले लेते हैं, तो ये सेम आधार पर आधारित जो पाठ होंगे, इनको हम इकाई में नहीं बांध सकते और वो इकाई योजना नहीं होती। तो इकाई जब भी हम बना रहे हैं, तो हमने इस बात का ध्यान रखना है कि एक ही उसमें विचार हो, एक ही समस्या हो, और एक ही समस्या के प्रयोजन पर केंद्रित इकाई होनी चाहिए, और विभिन्न विभिन्न समस्याओं पर, विभिन्न विभिन्न विचारों पर आधारित ये योजना नहीं होनी चाहिए। एक ही आधार पर आधारित विषय वस्तु होनी चाहिए। सेकंड क्या बात हमने ध्यान में रखनी है कि इकाई के अंतर्गत विद्यार्थियों को ज्ञानार्जन के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। अब देखिए कि जब हम इकाई बच्चों बना रहे हैं, तो इकाई बनाने समय हमने ध्यान क्या रखना है कि बीच बीच में बच्चों को ज्ञान अर्जन के पर्याप्त अवसर मिलते रहने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मूल्यांकन बच्चों का साथ के साथ होना चाहिए, अधिगम बच्चे का अच्छा होना चाहिए, ताकि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति के अवसर मिलते रहे। बीच बीच में हम जब इकाई बनाते हैं, इकाई योजना बनाते हैं, तो इकाई योजना में अगर हम मूल्यांकन बच्चों का साथ साथ करते जाते हैं, तो हमें भी पता चलेगा कि बच्चों को कितना ज्ञान प्राप्त हुआ, और टीचर को जब ये पता चल जाएगा कि बच्चों ने कितना सीखा और बच्चों को कितना ज्ञान अर्जन हुआ, और अगर नहीं हुआ तो बच्चों को हमने कितना ज्ञान देना है, ये अवसर साथ साथ बच्चे का मूल्यांकन होना चाहिए, और ज्ञान अर्जन के अवसर भी बच्चे को साथ के साथ मिलते रहना चाहिए। थर्ड पॉइंट में क्या है? इकाई से संबंधित विभिन्न उद्देश्यों को व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। अब देखो कि इकाई से संबंधित जो विभिन्न उद्देश्य हैं, हम जब इकाई की बात कर रहे हैं, इकाई योजना बना रहे हैं, तो उसमें हम विभिन्न उद्देश्य लिख रहे हैं, जैसे ज्ञानात्मक है, भावात्मक है,
और ज्ञानोपयोग है, कौशल है, रुचि है, अभिवृत्ति है, ये सारे उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों को हमने किस रूप में लिखना है? व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में। अब देखो कि जैसे हम बात कर रहे हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं, कि हम जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि बच्चों समाज सुधारक की ही हम बात कर रहे हैं, कि हमने बच्चों को राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ाया, तो हम क्या उद्देश्य लेकर चलते हैं कि विद्यार्थी राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाए गए समाज सुधार आंदोलनों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अब देखो कि यहाँ जो हम ज्ञान का उद्देश्य ले रहे हैं, तो यहाँ व्यवहारगत परिवर्तन है। व्यवहारगत परिवर्तन है ना, कि बच्चे ये ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, ये उसके व्यवहार में उद्देश्य क्या है? ज्ञान का उद्देश्य है। तो व्यवहार में परिवर्तन क्या आएगा कि बच्चे राजा राम मोहन राय के द्वारा समाज सुधार के कार्यों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। मीन्स उसके व्यवहार में परिवर्तन ये आएगा। तो हमने क्या करना है कि हमने उद्देश्य तो लिखना है, जैसे हमने पहले लिखा ज्ञान, और ज्ञान के आगे हमने क्या लिखना है? व्यवहारगत परिवर्तन लिखने हैं, कि बच्चे में कौन से व्यवहार का परिवर्तन कैसे होना है, कि बच्चे किस चीज का ज्ञान प्राप्त करेंगे, व्यवहार में परिवर्तन कैसे होंगे। तो हमने इन उद्देश्यों को किस तरह परिभाषित करना है? व्यवहारगत परिवर्तनों के रूप में हमने परिभाषित करना है। नेक्स्ट क्या है? उद्देश्य शिक्षण, ज्ञानार्जन, स्थितियों एवं अनुभवों का नियोजन उद्देश्यों की संप्राप्ति के संदर्भ में परिभाषित होने चाहिए। अब उद्देश्य कैसे परिभाषित होने चाहिए? ज्ञानार्जन, स्थितियों एवं अनुभवों का नियोजन उद्देश्यों की संप्राप्ति के संदर्भ में परिभाषित होने चाहिए, कि जो भी उद्देश्य है, शिक्षण में क्या ज्ञान अर्जन स्थितियां क्या है, अनुभवों का नियोजन क्या है, उद्देश्यों की संप्राप्ति के संदर्भ में उनको परिभाषित करना चाहिए, कि कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति हमने कैसे करनी है, इसके रूप में वहां पर परिभाषित किया जाना चाहिए। मीन्स व्यवहारगत परिवर्तन की ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। उद्देश्य अधिक महत्वाकांक्षी नहीं होने चाहिए, जिसकी की प्राप्ति ही कठिन हो। कि उद्देश्य क्या होने चाहिए? बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा अपर लेवल के नहीं होने चाहिए। उद्देश्य उतने ही होने चाहिए जहां तक हम जिसकी प्राप्ति बच्चों को करवा सकते हैं, उतने ही उद्देश्य होने चाहिए। ज्यादा महत्वाकांक्षी होंगे तो उसकी प्राप्ति भी संभव नहीं हो पाएगी। ऐसे होने चाहिए जिसकी प्राप्ति कठिन ना हो। शिक्षण बिंदु संक्षेप में लिखे जाएं। शिक्षण बिंदु संक्षेप में, जैसे हम बात कर रहे हैं, समाज सुधारकों की बात कर रहे हैं, तो शिक्षण बिंदु में क्या होगा? पहला शिक्षण क्या बिंदु क्या होगा? राजा राम मोहन राय, ये शिक्षण बिंदु हो गया। राजा राम मोहन राय ने जो जो समाज सुधार किए, उन सुधारकों की उस सुधारों की बात आ जाएगी। फिर स्वामी विवेकानंद, इस तरह शिक्षण बिंदु संक्षेप में ही हमने लिखने हैं। फिर है गृह कार्य एवं दत्त कार्य स्तर पर उपलब्ध समय के अनुकूल होना चाहिए। जो भी गृह कार्य हम दे रहे हैं, जो असाइनमेंट बच्चे को दे रहे हैं, वो असाइनमेंट बच्चे को समय के अनुसार ही मिलनी चाहिए। जितना समय बच्चे को मिलता है, उस समय के अनुसार ही उसको देनी चाहिए। बहुत ज्यादा बड़ा जैसे हम कहते हैं कि बहुत कठिन गृह कार्य है, बहुत लंबा गृह कार्य है, बच्चे को करने में टाइम बहुत लगता है, टाइम उसको मिलता नहीं है, तो इतना बड़ा गृह कार्य भी नहीं देना चाहिए। होम असाइनमेंट ऐसी नहीं देनी चाहिए। होम असाइनमेंट बच्चे के स्तर के अनुसार होनी चाहिए, कक्षा के स्तर के अनुसार होनी चाहिए, समय के अनुकूल होनी चाहिए। मूल्यांकन प्रविधियों के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ एवं लघु उत्तरात्मक प्रश्न का ही समावेश किया जाना चाहिए। जो मूल्यांकन प्रविधियां हैं,
उन प्रविधियों के अंतर्गत, मीन्स जब हम बच्चे को असेस करते हैं, असेसमेंट के अंतर्गत क्या होना चाहिए, क्वेश्चंस लंबे लंबे नहीं होने चाहिए, वस्तुनिष्ठ होने चाहिए, या लघु उत्तरात्मक प्रश्नों का ही समावेश होना चाहिए। इससे हम बच्चे को असेस भी कर लेंगे, हमारा मोटिव भी पूरा हो जाएगा। और बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस होंगे तो उसमें डेफिनेटली सब्जेक्टिविटी आ जाएगी, तो सब्जेक्टिविटी आ जाएगी तो हर हर टीचर अपने तरीके से ही बच्चे का मूल्यांकन करेगा। तो वस्तुनिष्ठ होंगे, लघु उत्तरात्मक होंगे, तो उसमें वस्तुनिष्ठता बनी रहेगी। और हर हर बच्चे के जो मूल्यांकन होगा उसमें उस मूल्यांकन को हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिविटी रहेगी और सही तरीके से बच्चे का मूल्यांकन भी हो पाएगा। हाँ, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।